कविता मुंबई के इस छठवें अंक में आप सभी का स्वागत है। और आप जानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम कविता पाठ एवं वक्तव्य का है। और कविता पाठ के लिए जो दो विभूतियां हमारे बीच उपस्थित हैं, आप हैं आदरणीय रेखा बब्बल जी, जो कि हिंदी कवयित्री हैं मुंबई से, और आदरणीय अजीम मलिक साहब हैं, जो कि उर्दू में लिखते हैं, उर्दू के कवि हैं, और आप भी मुंबई से हैं। और वक्तव्य के लिए हमारे तीसरे मेहमान जो हमारे बीच मौजूद हैं, हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर मोहम्मद कलीम जिया साहब हैं। आप कवि एवं लेखक हैं, मुंबई के रहने वाले हैं। और परिचय डिटेल में तो आपका हम देंगे ही जब आप आएंगे अपने वक्तव्य के लिए। आप यहाँ एक इंस्टीट्यूट में उर्दू डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर रिटायर हुए हैं। और जहां तक इस कविता मुंबई चैनल का सवाल है, मैं संचालक की भूमिका में प्रशांत जैन हूं, जो आपका स्वागत करता हूं। और संयोजक के रूप में हमारे दो सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय श्री हृदयेश मयंक जी हैं और आदरणीय डॉक्टर हुबनाथ पांडे हैं। तो हम लोग तीनों मिलकर इस चैनल को चला रहे हैं, जो भी है। सबसे पहले मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय रेखा बब्बल जी को। मैं उनका परिचय दे दूं। आप का प्रोफेशन जो है, एक प्रोफेशनल के तौर पर आप फिल्म और टेलीविजन की दुनिया से कनेक्टेड हैं। आप बेसिकली स्क्रीन राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, और पोएटेस तो हैं ही। एमए हिंदी आपने किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और टेलीविजन सीरियलों के लिए खासतौर पर लेखक की भूमिका में आप रहती हैं। हालांकि कुछ डायरेक्शन और प्रोडक्शन जैसे काम भी आपने किए हैं। अमूमन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का आपको अनुभव है। जी टीवी के लिए आपने वसुधा, क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी, पिया अलबेला, ये 3 आपके प्रोग्राम हैं जो अभी चल रहे हैं। और लाइफ ओके का एक प्रोग्राम महाकुंभ जो है, उसका कंसेप्ट आपने लिखा है। आपने बहुत सारे सीरियलों के लिए जो कि मकबूल हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, उनमें डायलॉग राइटर का भी काम किया है। जैसे जी टीवी के मेरे सामने कुछ नाम है: मिठाई, अगले जन्म मुहे बिटिया ही कीजे, बिटिया ही कीजो, शायद दिल से दिया वचन, 2 दिल बंधे एक डोरी से, अफसर बिटिया, डीडी नेशनल के लिए जानकी, एनटीवी के लिए यशु, स्टार भारत के लिए निमकी, विधायक, स्टार प्लस पर दादी अम्मा मान जाओ, मितवा, नव्या। प्रशांत जी जी जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। ये रोजी रोटी है, ये परिचय थोड़ी है। ठीक है, हो हाँ, गया। लेकिन जी जी, हाँ ठीक है। मैं सारे बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सारा काम है आपका, प्रोड्यूसर के तौर पे, को प्रोड्यूसर के। डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी आपने बनाई भी हैं और लिखी भी हैं, और डॉक्यू ड्रामा जिसको बोलते हैं वो भी। आप लैंग्वेज एक्सपर्ट के तौर पर भी आपने डिज्नी चैनल को अपनी सेवाएं दी हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर्स भी आपने डिलीवर किए हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के, जैसे एसएनडीटी यूनिवर्सिटी है, और एक और कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज है, वहाँ मीडिया डिपार्टमेंट में आपने अपना लेक्चरर के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। तो स्वागत है रेखा जी कविता पाठ के लिए आपका। सर, प्रशांत जी ने बहुत सारी बातें की। बस स्क्रीन राइटर हूँ, इतना सा परिचय है मेरा। और कविता लिखने की हिमाकत करती हूँ थोड़ी बहुत, बस यही कहूंगी। मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। बिहार प्रदेश से हूँ, उच्चारण में भी खामी हो सकती है सर, तो पहले ही मैं क्षमा मांग लेती हूँ। पहली कविता सुना रही हूँ। ये कविता 34-35 साल पहले लिखी थी मैंने, और ये मेरा सच है सर, बिल्कुल 100%। तो कविता पे आती हूँ कि मैं किसी अखबार की एक खबर बनकर समाप्त नहीं होना चाहती। मैं किसी अखबार की एक खबर बनकर समाप्त नहीं होना चाहती, इसीलिए टकटकी बांधे देख रही हूं उस तरफ कि कहीं से चले आओ तो। बेसाख्ता उठे तुम्हारी नजर, टिक जाए मुझ पर, और मेरी उंगली पकड़ खींच ले जाओ तुम मुझे अपने आंगन में, जहां ले सकूं मैं एक भरपूर सांस, जी सकूं एक भरपूर जिंदगी, सहला सकूं अपने बचपन
किशोरपन और अल्हड़पन के वो तमाम एहसास जो अनछुए ही खो गए हैं, जाने कहां। क्योंकि जब से पढ़ना शुरू किया है मैंने अखबार, खबर बनकर समाप्त होती हुई जिंदगियों की कराह मेरे भीतर के भय को दिन ब दिन और पुख्ता करती गई है। आज जब पिता करने लगे हैं मुझे रुखसत करने की बात, माँ देखने लगी हैं मुझे दुल्हन बनाने के सपने, मैं एक बारगी मूल्यांकन करने लग गई हूं अपना। आज जब पिता करने लगे हैं मुझे रुखसत करने की बात, माँ देखने लगी हैं मुझे दुल्हन बनाने के सपने, मैं एक बारगी मूल्यांकन करने लग गई हूं अपना कि ना तो मैं किसी करोड़पति की बेटी हूं और ना ही अप्सरा की भांति बला के खूबसूरत जिसकी तलाश में भटक रहे हैं सब के सब बिकाऊ नौजवान। हाँ, एक खूबसूरत दिल है मेरे पास, प्यार, दुलार और भावनाओं से परिपूर्ण, जो किसी भाव नहीं बिकता आज के इस तथाकथित संभ्रांत माहौल में। मैं अपने आंचल के छोर से बांध लेना चाहती हूँ डोर तुम्हारे मन की। मैं अपने आंचल की छोर से बांध लेना चाहती हूँ डोर तुम्हारे मन की, अपने बालों को सहलाती तुम्हारी उंगलियों के संगीत में होम कर देना चाहती हूँ अपने भीतर के तमाम भय को। तुम आकर बदल दो इन अखबारी खबरों की तमाम तासीरें, तुम आकर बदल दो इन अखबारी खबरों की तमाम तासीरें, जिसने खुलने ही नहीं दी मुट्ठी कभी हम जैसी जिंदगियों की। तुम सुन रहे हो ना, तुम सुन रहे हो ना, मैं सचमुच किसी अखबार की एक खबर बनकर समाप्त नहीं होना चाहती। शुक्रिया सर। वाह 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 वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली रचना पर आती हूँ सर। ये एक अजन्मे बच्चे की बातचीत है अपनी माँ से। जो गर्भ में बच्चा है वो माँ से बात कर रहा है। क्यों माँ, क्या बातें कर रहे थे पापा, चाचा और दादी? क्यों माँ, क्या बातें कर रहे थे पापा, चाचा और दादी? क्या जन्म लेने से पहले ही कर रहे थे मुझे मार डालने की तैयारी? अहाँ, चौंको मत माँ। कल रात जब दीवार से कान लगाए तुम सुन रही थी उनकी बात, तब मैं भी तो थी तुम्हारे साथ। कल रात जब दीवार से कान लगाए तुम सुन रही थी उनकी बात, तब मैं भी तो थी तुम्हारे साथ। क्या जो चाहते हैं तुम हो जाने दोगी? गोद में आने से पहले ही अपनी चकोर को खो जाने दोगी? आंसू मत बहाना माँ, आंसू मत बहाना माँ, क्योंकि इन आंसुओं को पोंछोगी तभी तो मुझे बचा पाने की सोचोगी। इन आंसुओं को पोंछोगी तभी तो मुझे बचा पाने की सोचोगी। और फिर डबडबाई आंखों में तैर गई जीवन की मुस्कान। अब चाहे जो हो जाए जान पर खेल कर भी बचाऊंगी अपनी चकोर की जान। रिश्ते ही तो टूटेंगे, अपने ही तो छूटेंगे, पर तुझसे ज्यादा कौन होगा मेरा अपना? तू तो है मेरी ही सांसों से उपजी मेरा सुंदर सा सपना। तेरी खातिर तो सब कुछ सह लूंगी, तेरी खातिर तो सब कुछ सह लूंगी, जरूरत पड़ी तो उल्टी गंगा में भी बह लूंगी।
तेरी खातिर तो सब कुछ सह लूंगी, जरूरत पड़ी तो उल्टी गंगा में भी बह लूंगी, लेकर चलूंगी तुझे उस ओर जहां होती हो स्वच्छंद खिलकारी की एक नई भोर। लेकर चलूंगी तुझे उस ओर जहां ले होती हो स्वच्छंद किलकारी की एक नई भोर। तू देखना तेरी माँ की ये पहल लाखों माँओं को पकड़ाएगी, हिम्मत की एक अटूट डोर। फिर जन्म लेने से पहले कभी किसी कोख में मरने न पाएगी अब कोई चकोर। कभी किसी कोख में मरने न पाएगी अब कोई चकोर। थैंक यू सर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। एक रचना और सर, बताओ। कि बाहर से बचकर घर भी पहुंच गई, पर घर के दुर्योधन से भला कैसे बचेगी द्रौपदी। बाहर से बचकर अगर घर भी पहुंच गई तो घर के दुर्योधन से भला कैसे बच पाएगी द्रौपदी, जिनको वो समझती थी अपना रक्षक। जब वही बन जाएंगे उसके भक्षक तो क्या करेगी बेचारी। कुछ सुना तुमने कितनी जोर से वो चीखती है, चिल्लाती है, बचाने को अपनी अस्मिता पूरा दम लगाकर कृष्ण को बुलाती है। उठो तुम अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ, उठो तुम अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ और दुर्योधन के चंगुल से द्रौपदी को बचाओ। क्या कहा? तुम शांति प्रिय हो। क्या कहा? तुम शांति प्रिय हो, दुर्योधन से युद्ध नहीं चाहते तो जाओ किसी कब्र में या चिता पर जाकर लेट जाओ, क्योंकि वहां पर सभी मुर्दे शांति प्रिय, क्योंकि वहां पर सभी मुर्दे शांति प्रिय हैं। अब खुद ही उठेगी द्रौपदी, अब खुद ही उठेगी द्रौपदी, बटोरेगी अपने भीतर के कृष्ण को, धरेगी दुर्गा का रूप, उठाएगी हथियार, बचाने को अपनी अस्मिता, करेगी दुर्योधन पे प्रहार। बचाने को अपनी अस्मिता करेगी दुर्योधन पर प्रहार। अब नहीं बहाएगी आंसू, अब नहीं बहाएगी आंसू, नहीं बैठेगी चुप, नहीं सहेगी अत्याचार। अब नहीं बहाएगी आंसू, नहीं बैठेगी चुप, नहीं सहेगी अत्याचार। केश खोलकर नहीं करेगी कौरवों के पराजित होने का इंतजार इस बार। केश खोलकर नहीं करेगी कौरवों के पराजित होने का इंतजार इस बार। शुक्रिया सर। क्या बात, क्या बात है, क्या तेवर है आपके रेखा जी। अरे सर एक छोटी सी रचना सुनाती हूँ सर, कि माँ है वो, पत्नी भी, बहू भी। माँ है वो, पत्नी भी, बहू भी, कहने को तो गृह स्वामिनी और गृह लक्ष्मी भी। कहने को तो गृह स्वामिनी और गृह लक्ष्मी भी, फिर भी जाने क्यों तलाशती रहती है खुद को अपने ही घर के कोने कोने में। फिर भी जाने क्यों तलाशती रहती है खुद को अपने ही घर के कोने कोने में, और पूछती रहती है खुद से ही ये सवाल कि कहाँ हूं मैं, हूं भी या नहीं हूं, हूं भी या नहीं। यदि हाँ तो फिर वर्षों से मिल क्यों नहीं पा रही खुद से ही। अगर हाँ तो वर्षों से मिल क्यों नहीं पा रही खुद से ही। शुक्रिया सर। वाह सर एक छोटी सी रचना और। जी स्वागत। कि तभी तक बेहतर है वो, तभी तक बेहतर है वो जब तक चूकती नहीं है अपनी जिम्मेदारियों से।
तभी तक बेहतर है वो जब तक चूकती नहीं है अपनी जिम्मेदारियों से। उम्मीदों की भीड़ में बौने होने लगते हैं उसके खोजे हुए सपने। उम्मीदों की भीड़ में बौने होने लगते हैं उसके खोजे हुए सपने, और हाथ बढ़ाकर जब थामना चाहती है उन्हें उसकी इच्छाएं, तो कर नहीं पाती है अपने मन की तैरती उलझनों को पार। हर बार कर नहीं पाती है अपने मन की तैरती उलझनों को पार हर बार। शुक्रिया सर। वाह। एक अलग मिजाज की रचना सुनाती हूँ सर। स्वागत। कि उसने कहा मैं जाती हूँ, उसने कहा मैं मैं जाती जाती हूँ, हूँ। मैंने कहा ठहर ना, मैं भी तेरे साथ आती हूँ। तेरे बिना तो कहाँ रह पाऊंगी, इसलिए जहां तू जाएगी मैं भी तेरे साथ आऊंगी। भूल गई उम्र भर साथ निभाने का इरादा था, छोड़कर जाऊंगी नहीं, ऐसा ही कुछ तो तेरा वादा था। उम्र भर साथ निभाने का इरादा था, छोड़कर जाऊंगी नहीं, ऐसा ही कुछ तो तेरा वादा था। तू चली गई तो रिश्ते नाते सब हो जाएंगे बेजान, फिर क्या करूंगी जीकर। जाना ही है तो साथ लेकर जाना मेरी भी जान। वो जहां थी वहीं अटक गई, वो जहां थी वहीं अटक गई। मेरी तरफ मुड़ी तो सबने कहा लो ये तो फिर से रास्ता भटक गई। दौड़ कर आई और मुझसे आकर लिपट गई, ये बात न जाने कितनों की आंखों में खटक गई। दौड़ कर आई और मुझसे आकर लिपट गई, ये बात न जाने कितनों की आंखों में खटक गई। कौन है वो बताती हूँ, ठहरिए जरा उसे लेकर आपके पास भी आती हूँ। कौन है वो बताती हूँ, ठहरिए जरा उसे लेकर आपके पास भी आती हूँ। नहीं पहचाना उदास चेहरों पर हंसी लाने को जो हरदम मचलती है। उदास चेहरों पर हंसी लाने को जो हरदम मचलती है। मुस्कुरा के देख भर लो कि बाहें फैलाए मिलती है। सुकून की बारिश में भिगो चांदनी सी खिलती है। वो कोई और नहीं मन की खुशी है जनाब, गर खुशियां बांटो ना तो उम्र भर साथ चलती है। गर खुशियां वाह, बहुत सुंदर। तो उम्र क्या भर बात, क्या बात है, चलती। वाह। क्या कहिए क्या। शुक्रिया सर। अब एक बहुत ही रोजमर्रा की कविता सर। स्वागत। कि उसकी सासू माँ हमेशा कहा करती मैं तो कौशल्या जैसी सास हूँ। उसकी सासू माँ हमेशा कहा करती कि मैं तो कौशल्या जैसी सास हूँ। लेकिन आज जब अपने राम के ट्रांसफर पर वो भी सीता की तरह पति की परछाई बन जाने को हुई शहर से दूर, तो अचानक फट पड़ी कौशल्या माँ और पल में करार दिया उसे स्वार्थी, कामचोर, चालाक और जाने क्या क्या। पूछती रह गई वो खुद से एक सवाल कि हमेशा स्वीकारा उसने उनका कौशल्या होना, फिर वो क्यों नहीं स्वीकार पा रही उसका सीता होना। शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर। एक छोटी सी रचना सर। कि तब तब स्कूल से लौटते ही, खेल कर आते ही, कॉलेज जाते हुए, काम से आते हुए माँ जब बार बार पूछती थी खाने को। तब स्कूल से लौटते ही, खेल कर आते ही, कॉलेज जाते हुए, काम से आते हुए माँ जब बार बार जिद करती थी खाने की, तो अक्सर वो खींच जाती थी। अब सबके लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात के खाने की तैयारी, फिर बिस्तर पर सबको दूध पहुंचाते हुए जब कोई नहीं पूछता उससे खाने को, तब भी अक्सर वो खींच जाती है। वाह। सर मैंने आखिरी में 2 गजल सुनाती हूँ सर।
जी सुना। आदेश है सर, क्या बात है। इजाजत है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। उच्चारण की त्रुटियों को नजरअंदाज कीजिएगा, बिहार की हूँ ये मैं। तो आपका बड़प्पन है, आप बहुत अच्छी तरह से रिसाइटेशन कर रही हैं, बहुत सुंदर तरीके से आप सुना रही हैं। उच्चारण कोशिश कर रही हूँ सर। सर जी। पहली सर, कि दर्द में खिलखिलाने का अपना मजा है, दर्द में खिलखिलाने का अपना मजा है, आंसुओं को छुपाने का अपना मजा है। हम्म, करने आए थे हम आज इजहारे इश्क, करने आए थे हम आज इजहारे इश्क, बिन किए लौट जाने का अपना मजा है। और जिनके चेहरे से हटती नहीं है नजर, जिनके चेहरे से हटती नहीं है नजर, उनसे नजरें चुराने का अपना मजा है। वाह। क्या बात है, क्या बात है। और जब वो महफिल में आए तो हम चल दिए, जब जी। वो महफिल में आए तो हम चल हम दिए, इस तरह से सताने का अपना मजा है। क्या बात, वाह। और कुछ खता उनकी हो ये जरूरी नहीं, कुछ खता उनकी हो ये जरूरी नहीं, बेवजह रूठ जाने का अपना मजा है। वाह वाह, बहुत खूब। और आखिरी शेर है सर, कि तोड़ दी हमने भी प्यार की हथकड़ी, तोड़ दी हमने भी प्यार की हथकड़ी, क्या बात, कैद से भाग जाने का अपना अपना मजा, मजा। वाह कैद से वाह। भाग जाने का अपना मजा है। एक मैं आखिरी रचना पढ़ती हूँ सर स्वागत आज की, प्रशांत जी। स्वागत। और ये जो शहीदों की पत्नियां हैं उनको समर्पित है ये, जी हमारे देश की शहीदों की पत्नियां, उनको समर्पित है सर। जी स्वागत। कि रात सपने में आ गया था वो, रात सपने में आ गया था वो, मांग उसकी सजा गया था वो, रात सपने में आ गया था वो, मांग उसकी सजा गया था वो, पूंछ आंसू लगा के सीने से आस फिर से बंधा गया था वो, वाह पोंछ आंसू लगा के सीने से आस फिर से बंधा गया था वो, और सोई बिटिया को प्यार से चूमा, शाल माँ को उड़ा गया था वो, और गीत कोई सुना दो वो बोली, गीत कोई सुना दो, गीत कोई सुना दो वो बोली, वंदे मातरम सुना गया था वो, वाह। वंदे वाह, मातरम सुना गया था वो, वाह। और ख्वाब में फिर मिलेंगे ये कह के, ख्वाब में फिर मिलेंगे ये कह के, नींद उसकी उड़ा गया था वो, नींद वाह उसकी उड़ा गया था वो, और आंख खुलते ही उसने ये जाना, आंख खुलते ही उसने ये जाना, हाथ अपना छुड़ा गया था वो, आंख खुलते ही ये जाना, हाथ अपना छुड़ा गया था वो। और आखिरी शेर है कि मुल्क महफूज रहे इस खातिर, मुल्क महफूज रहे इस खातिर, तिरंगे में समा गया था वो, तिरंगे वाह। बहुत समा क्या गया कही। था, रात वाह। सपने में आ गया था वो। शुक्रिया सर, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। प्रशांत जी, आपको इतना ही। बहुत सुंदर कविता पाठ रहा, सशक्त कविताएं रही, मार्मिक कविताएं रही आपकी, और कविता पाठ भी उतना ही सशक्त रहा। जो प्रभाव है जो एक कवि अपने पाठ के माध्यम से पैदा करता है वो हमने देखा। और विषय जो जहाँ तक आपके हैं, नारी जीवन की जो व्यथा है उसको बहुत मार्मिक तरीके से आपने प्रस्तुत किया। और आखिरी में एक शहीद या शहीद की पत्नी का भी जो जिक्र आपने किया वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शायद सबसे बड़ी पीड़ा वही होती है कि एक 23-24 साल की उम्र में जब शहीद हो जाता है कोई सैनिक, तो उसके छोटे से बच्चे और पत्नी का क्या हाल होता है। ये सब सोचने की बात है। बहुत शुक्रिया रेखा जी। शुक्रिया सर। बस थोड़ा जो एक छोटी सी बात मेरे ख्याल में आ रही है कि आप
टेलीविजन राइटर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं, आपकी खुद की कंपनी है। जी सर, तो जी सर। किस तरह 2016 से हम बना रहे हैं सर जी टेलीविजन के लिए। अभी प्रोडक्शन हमने एक कंपनी आप? फिल्म बनाई है सर, वो फिल्म आएगी तो आप सब देखिएगा, बताऊंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा ये बताइए कि टेलीविजन सीरियल के जो विषय हैं उसका चुनाव आप किस तरह से करती हैं, कैसे विषयों को आप प्रेफर करती हैं, और चैनल की इसमें क्या भूमिका होती है, क्योंकि सुना है चैनलों की मर्जी से सब कुछ होता है। जी बिल्कुल सही सुना है आपने। इसमें हमें जो विषय अच्छे लगते हैं हम वो लेकर जाते हैं चैनल के पास, और उन्हें जी अगर जी पसंद आता है तो वो बात आगे बढ़ती है, लेकिन फाइनल कॉल इसमें चैनल का ही होता है सर। और अभी जो बना रहे हैं धारावाहिक जी टीवी के लिए, वसुधा, रात को जी 10:30 बजे आता है जी टीवी पर, तो जी उसके जी। लिए वो रीमेक है सर। और रीमेक हम्म हमने एक और बनाया था मिठाई जी के लिए, है ना। तो जी ये 5 भाषाओं में बन चुका है वसुधा, मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, अच्छा अच्छा। कन्नड़, और हम छठी भाषा में हिंदी में बना रहे हैं। तो इसके लिए हमको चैनल ने खुद बुलाया था सर, और आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से, मतलब ठीक जी ठाक बना लेते हैं हम। कार्यक्रमों की नहीं, क्वालिटी बिल्कुल हमारी बहुत बिल्कुल। अच्छी होती है। आपके प्रोग्राम्स के नाम मैंने देखे, सीरियलों के काफी मकबूल जी सीरियल सर, रहे जी हैं सर। जी। महाकुंभ सर, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जरूर देखिएगा, हॉट स्टार पे मिलेगा सर। अच्छा, महाकुंभ हॉटस्टार पे। सिर्फ 120 एपिसोड बनाए थे हमने, वो फाइनाइट था सर, फाइनाइट हम्म। शो था वो। नहीं, और 120 तो इनफाइनाइट हो गया। तो ये 120 बहुत वसुधा के जी लिए उन्होंने खुद हमें जी आमंत्रण दिया जी था कि आप आए और इसका रीमेक बनाए, और खूब आनंद आ रहा है। थोड़ा सा अलग हटके है, जी जी जो बिल्कुल। सास बहू टाइप जो होती हैं कि भाई किचन हाँ हाँ। पॉलिटिक्स, वो सब नहीं है यस इसमें। नहीं, हम देखेंगे जरूर। ये है सर, चैनल का और काफी दखल होता है सर। जी जी नहीं, ये मैं सोच रहा था कि टीवी जो है एक तरह से लोक शिक्षण का भी माध्यम है, और जागरूकता भी फैलाई जा सकती है, कुछ रचनात्मकता का भी स्कोप उसमें होता है। तो इस नजरिए से चैनल सोचते हैं। बिल्कुल नहीं सोचते सर। वो थर्सडे को, हर गुरुवार को टीआरपी आती है, और हम्म। वो बहुत मारेंगे मुझे चैनल वाले, देख लेंगे तो वो टीआरपी के हिसाब से उनकी रिसर्च टीम होती है, वो भी सर जी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। तो रिसर्च में जो आता है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, जी जी तो उस हिसाब से वो कहानी को मोड़ देते हैं। लेकिन अभी हम जब रीमेक बना रहे हैं तो उसमें उनका कोई दखल नहीं है। वो हम बिल्कुल जो कहानी कही जा चुकी है पहले, हम जी उसी कहानी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, और उसका प्रतिसाद भी हमको ठीक मिल रहा है सर। लोग अपना प्यार दे रहे हैं धारावाहिक को। नहीं, बहुत बढ़िया। और बहुत ही एफिशिएंट और योग्य डायरेक्टर और राइटर और ये सब कुछ, और प्रोडक्शन की जहाँ तक आपकी भूमिका है, आप अपना रोल निभा रही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज के कविता पाठ शुक्रिया, के लिए आपका शुक्रिया सर, जी शुक्रिया सर, धन्यवाद जी। अब मैं शुक्रिया। आमंत्रित करता हूँ अजीम मलिक साहब को। आपका नाम ही अजीम है, अजीम शख्सियत हैं आप। और थोड़ा मैं आपका इंट्रोडक्शन दूं कि लखनऊ से आपने बीए किया, 1947 की आपकी पैदाइश है, भारत की आज़ादी के साल में। और टेक्निकल फील्ड में आपने काम किया, शुरू में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपने 4 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग ली, और एरोनॉटिकल इंजीनियर का भी सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया एचएएल लखनऊ से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके मेरा ख्याल है नासिक में, बेंगलोर में और लखनऊ 3 जगह पे प्लांट हैं, तो आप लखनऊ वाले में रहे। और थिएटर आपने बहुत किया, आपने थिएटर में डिप्लोमा भी किया है। और मेरी बात भी आपसे हुई थी, आप दीवानों की तरह वहाँ थिएटर कर रहे थे लखनऊ में, और फिर एक पल ऐसा आया कि आपने डिसाइड क्या कर बात लिया है कि सर। मुंबई में आकर आप कुछ करें। और मुंबई में फिर आपने वीडियो फिल्में लिखी, खासतौर पर लेखन का काम आपने किया, और टेलीविजन सीरियल्स आपने लिखे बहुत से, ज़्यादातर दूरदर्शन चैनल के काफ़ी प्रोग्राम आपके रहे हैं, और कुछ एड फिल्में भी आपने बनाई। और स्टेज प्ले भी आपने लिखे हैं। जी क्या जी, बात है। आए रे आदमी, शहंशाह, ओडिपस, शुतुरमुर्ग, सुनो जन्मेजय, अ, अंतहीन, एंटिगनी, रावण लीला, एक कप चाय, माँ की लोरी,
अनाथ पल, सबसे बड़ा गुनाह और लैला डार्लिंग, ये आपने लिखे हुए हैं या नहीं, इसमें से 3 लिखे हुए हैं और बाकी तो बाकी स्टेज मैनेजर का? हाँ, तो राइट, थिएटर स्टेज मैनेजर। आपने स्टेज मैनेजर का कोर्स भी किया और काम भी बहुत किया है मेरा ख्याल है। काम जी, बहुत किया, काम बहुत जी किया। जी। और आपने टाइटल सॉन्ग वगैरह लिखे हैं, लिरिक्स लिखे हैं, गजल के आपके एल्बम आए हैं, जी, चित्रा जी ने 2 एल्बम आपके गजल के गाए हैं। अब तक ऑलमोस्ट 6-7 हैं 70 के करीब आ चुके हैं, नहीं 80 एल्बम। करीब आ चुके हैं एल्बम्स। अच्छा, 80 गजलें आ चुकी हैं। हाँ, सब है मेरी उस पे, जी, यूट्यूब पे है, अच्छा। आईपीआरएस में है। चित्रा जी ने 2 एल्बम आपके गाए हैं ना, जगजीत जी, चित्रा जगजीत चित्रा जी वाली चित्रा जी ने मेरी 8 गजलें गाई हैं। 8 गजलें गाई जी। हाँ, क्या लेकिन वो गजल के बजाय वो मॉडर्न कंपोजिशन में वो जी जी आज जी के दौर के हिसाब से बने वो गजलें रिकॉर्ड की जी थी। जी। और कुछ और वो किताबें आपकी हैं जी? हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप। हाँ, मेरी पहली किताब तो जो थी वो उसका नाम है ये कहना मैंने याद कहना मैंने याद किया है। उर्दू पोएट्री, कहना मैंने याद किया है, पहले उर्दू में छपी, उसके बाद फिर हिंदी में भी देवनागरी उसका हिंदी संस्करण भी, मतलब देवनागरी में भी छपी हो। जी। और इसको यूपी राइटर, गवर्नमेंट का अवार्ड भी मिला है, यूपी उर्दू जी एकेडमी जी का, है ना? जी जी, उस पे मुझे यूपी उर्दू एकेडमी से अवार्ड भी मिला है। जी। और सेकंड थी फासला अभी तक है फासला अभी तक है। जी। वो फासला अभी तक है जो वो महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी के ताउन से बनी थी, वो अच्छा publish हुई जी थी। जी जी। और तीसरी किताब जो अभी आई है वो रास्ते नहीं मिलते, जी जी रास्ते नहीं मिलते। और जी। वो अभी मैंने पूरी तरीके से डॉक्टर साहब के साथ ही, इनकी किताब के साथ ही मैंने उसका इजरा किया था, एक छोटा मोटा फंक्शन अच्छा करके। अच्छा। लेकिन वो जी बड़े जी। पैमाने पे कर रहा है अभी, तो वो एक उसका और ड्रामे की किताब है आपकी, मैं आदमी ड्रामे की हूँ। किताब है, उसका टाइटल है मैं आदमी हूँ। जी जी जी। उसमें एक्चुअली देखा जाए तो 3 शॉर्ट प्लेज है, ऑलमोस्ट जी 40-45 मिनट्स के 3 शॉर्ट जी जी। प्लेज है। अच्छा अच्छा। लेकिन 2 को मिला के मैंने एक कर दिया है, उसका टाइटल है मैं आदमी हूँ। जी। तो मैं आदमी हूँ। ये जो मजमुए आपके हैं, मेरा ख्याल है संकलन को मजमुआ कहते हैं ना? जी जी। तो ये गजलों के हैं या नज्मों के हैं? तीसरा जो है वो तो प्योर गजलों का है, अच्छा 92 गजल्स हैं उसमें, वो अच्छा सिर्फ अच्छा। गजलों का जी है। जी और जी। हर गजल के 9 शेर है, मतलब, और 8 शेर। हाँ, अच्छा अच्छा। और जो पहले की जो 2 किताबें हैं उसमें कुछ आजाद नज़में भी हैं, कुछ, आजाद नज़्में भी? जी हाँ, जी कुछ आजाद नज़में भी है, कुछ लंबी तुकांत नज़में भी है उसमें। जी जैसे जी वो जी। बच्चे की पैदाइश के ऊपर वो माँ और बच्चे की बात की, तो मेरी एक बड़ी लंबी नज़्म है वो, ये पूरा पूरा सिस्टम दिया है कि मतलब कैसे बच्चे की बुनियाद कैसे पड़ती है, उसके बाद क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, फाइनली जब वो दुनिया में आता है तो दुनिया की चकाचौंध और यहाँ के जो हालात देख के उसकी आंख बंद हो जाती है, क्या जी बात। और रो पड़ता है चुदिया जाता है, रो पड़ता है। एनीवे, एक मैं अरेबिक फिल्म के लिए भी आपने लिखने का काम किया है शायद, सोलिफ जी, मैं असल में मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ जी जी चेतन आनंद के साथ, आर के नेयर के साथ, शाहिद सैदी के साथ, और जी इन लोगों के सबके साथ मैं राइटर भी रहा हूँ। हम्म। जैसे कादर खान कोई फिल्म लिखते थे, डायलॉग उसके लिखते थे, वहां मैं चीफ असिस्टेंट हुआ। तो कादर खान तो शूटिंग जी करते थे मद्रास में, जी डायलॉग जी। मैं लिखता था, क्योंकि शूटिंग हमारी आती थी, वो उनको बिजी होते थे। असित तो सेन भी हैं और समीर चौधरी, मजहर खान, ये लोग भी। जी, अपनी अपनी लिखी हुई फिल्म फितरत के नाम से मैंने डायरेक्ट जी। की, अपनी स्क्रिप्ट पे कहानी, जी। उसकी स्क्रीन पे डायरेक्ट सब मेरा था। हम्म लेकिन वो बदकिस्मती से कहें या खुशकिस्मती से कहें कि शायद उसका भविष्य अच्छा है कि वो रिलीज नहीं हुई। तो अब मैंने उसको, हाँ, मैंने उसको अब पूरा उसका सारा गेटअप चेंज करके नए सिरे से स्क्रिप्टिंग की है। बहुत बढ़िया। इंशाल्लाह अगर ये तीसरी इनिंग मेरी चलती रही तो बनाऊंगा, खुद बनाऊंगा। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल। बिल्कुल होगा, शुभकामनाएं। तो और आज ये मैं शुरुआत जी अगर करूं आपके, जी जी, हाँ, जी शुरुआत सर, करिए सर। जी स्वागत हाँ, है सर। स्वागत। 13 मिनट रह गए सर, उसमें नहीं अब नहीं नहीं, आप सुनाइए, 15 मिनट सुनाइए, 16 नहीं नहीं मिनट नहीं, सुनाइए। वो नहीं कह रहा हूं मैं। तो मैं इमाम, शुरुआत करूंगा एक आपके छोटी सी टाइम में ये शामिल नहीं है, बातचीत शामिल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हम्म, एक छोटी सी आजाद नज्म से शुरू करूंगा मैं। जी जी। आजाद नज्में मैंने बहुत कम लिखी हैं, लेकिन इन्होंने मुझे थोड़ा सा दिया है, क्लू दिया है, तो मैं आजाद नज्म से शुरू करता हूँ, बहुत छोटी सी है। जी सर। कि खलिश हूँ बढ़ रही हूँ आतिशे सहरा की तरह,
खलिश हूँ, बढ़ रही हूँ आतिशे सहरा की तरह दुश्मन के खेमे की तरफ। खलिश हूँ, बढ़ रही हूँ आतिशे सहरा की तरह दुश्मन के खेमे की तरफ, जलाकर खत्म कर दूंगी उसे, मुझे पैदा किया जिसने। वाह, बहुत खूब। क्या बात। जलाकर खत्म कर दूंगी उसे, मुझे पैदा किया जिसने। मोहब्बत थी किसी की, मोहब्बत थी किसी की जो बन गई जो अब फरेब। अब फरेब मुसलसल से तंग आ चुका हूँ, इसलिए फैसला कर लिया है कि जलाकर खाक कर दूंगी उसे, मुझे पैदा किया जिसने। बहुत खूब। भले ही जल जाऊं खुद, क्योंकि मैं खलिश हूँ। क्या बात है, क्या बात है, छोड़ना। बहुत बढ़िया। उसके बाद में एक छोटा सा सिर्फ एक डॉक्टर साहब की फरमाइश पे, डॉक्टर प्रशांत जी की फरमाइश पे वो एक गजल का मतला और 2 शेर सुना देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। अपनी मुहिम पे। बिल्कुल। ये अदू से मिलके मोहब्बत की गुफ्तगू कर लें। अच्छा, अदू से मिलके मोहब्बत की गुफ्तगू कर लें, और अगर ना माने हो फिर से उसे अदू कर लें। वाह वाह। वाह, अगर ना माने तो फिर से उसे अदू कर, अदू कर लें। अदू या ना दुश्मन ना, दर्शकों के लिए। जी। रुको रुको चलूंगा मैं भी जख्मियों के मेले में, रुको चलूंगा मैं भी जख्मियों के मेले में, रुको चलूंगा मैं भी जख्मियों के मेले में, सिसकते जख्मों को थोड़ा जरा रफू कर लूं। वाह वाह। सिसकते जख्मों को थोड़ा जरा रफू कर लूं। क्या कहे। और एक शेर है कि आपके साथ मैं कदे को चलूंगा मैं भी। डॉक्टर साहब, जी, आपके साथ मैं कदे को चलूंगा मैं चलूंगा भी, मैं। जरा सी देर रुको मैं जरा वजू कर लूं। क्या बात है, क्या बात वाह, जरा सी देर क्या बात रुको क्या मैं बात। जरा क्या वजू कर बात लूं। ये और अब मैंने आ जाता हूं मैं फेसबुक अपनी। पे सुनी है आपकी, बड़ी शानदार लगी थी मुझे तभी। जी देखिए, जो ये मतलब एक गीत कैसे जहन में आया, हालांकि मैं पैदा हुआ हूँ आज़ादी के बाद। मेरी असल में डेट ऑफ बर्थ जो 17 अगस्त 1947 है। अच्छा। लेकिन सर्टिफिकेट में 12 अप्रैल अप्रैल लिखा हुआ। 1947 है। मैं आज़ादी के कुछ घंटों के बाद पैदा हुआ हूँ, तकरीबन 44 घंटे के बाद पैदा हुआ हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा बैठे बैठे दिमाग में आया कि जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, बंटवारा हुआ, ये हुआ, सब हुआ, यहाँ से लोग वहां जा रहे हैं, वहां से लोग, क्या माहौल रहा होगा। तो कुछ चीजें मेरे जहन में आई, वो मैंने कलम बंद किया कि कल के शब एक ख्वाब देखा और आंखें खुल गई। कल की शब एक ख्वाब देखा और आंखें खुल गई, ख्वाब के सारे मनाजिर और यादें धुल गई। क्या बात। बहुत। ख्वाब के सारे मनाजिर और यादें धुल गई, सोचकर एक और सपना यूं अधूरा रह गया। सोचकर एक और सपना यूं अधूरा रह गया, दिल ही दिल में मुस्कुराया और फिर से सो गया। क्या बात है। वाह, दिल ही दिल में मुस्कुराया और फिर से सो गया। फिर वहीं से ख्वाब ने घेरा मुझे, फिर वहीं से ख्वाब ने घेरा जहां टूटा था वो। फिर वहीं से ख्वाब ने घेरा जहां टूटा था वो। ख्वाब था लेकिन कहीं से भी नहीं झूठा था वो। ख्वाब था बहुत। लेकिन कहीं से भी नहीं झूठा था वो। हर तरफ था आलमे हू दश्त की एक रात का। हर तरफ था, अब ख्वाब चल रहा है आगे। जी। हर तरफ था आलमे हू दश्त की एक रात का, चार सू मंजर था जैसे स्याह सी बरसात का। चार सू मंजर था जैसे स्याह सी बरसात का, थी शबे दीजूर लेकिन पास ही थोड़ी सी दूर। शबे दीजूर थी, शबे दीजूर लेकिन पास ही थोड़ी सी दूर, दिख रही थी रेत की दीवार ऊंची लाउबूर। दिख रही थी रेत की दीवार ऊंची लाउबूर। तेज आंधी चल रही थी, हर तरफ था रेगजार। तेज आंधी चल रही थी, हर तरफ था रेगजार। और फजा में तैरते दिखते थे चेहरे बेशुमार। और फजा में तैरते दिखते थे चेहरे बेशुमार। चार सू बिखरे थे जर्रे
रेत के सुर्खों से आ, चार सू बिखरे थे जर्रे रेत के सुर्खों से आ, हर तरफ से आ रही थी आहो जारी और करा। देखता हूँ क्या अचानक दूर तक हद्दे नजर, देखता हूँ क्या अचानक दूर तक हद्दे नजर, सरकटी लाशें हवा में उड़ रही थीं खूह में तर, सरकटी लाशें हवा में उड़ रही थी खूह में तर। क्या बात। पाक जख्मी एक तरफ था, एक तरफ हिंदुस्तान, पाक जख्मी एक तरफ था, एक तरफ हिंदुस्तान, खून के बादल फजा में छू रहे थे आसमान, खून के बादल फजा में छू रहे थे आसमान। शम्स गायब हो गया था बादलों में खून के, शम्स गायब हो गया था बादलों में खून के, और फजा में गूंजते थे कहकहे मलऊन के, और फजा में गूंजते थे कहकहे मलऊन के। फिर अचानक बादलों में बर्फ सी लहरा उठी, फिर अचानक बादलों में बर्फ सी लहरा उठी, सरसराहट थरथराहट गड़गड़ाहट साथ थी। यूं लगा जैसे लपक कर चाट जाएगी जमीन, यूं लगा जैसे लपक कर चाट जाएगी जमीन। उफ, कयामत आ गई, होने लगा ऐसा यकीन। बर्फ ने कोड़ा लगाया और आंखें खुल गईं, बर्फ ने कोड़ा लगाया और आंखें खुल गईं। हो गए बरसों की मुझको नींद फिर आई नहीं। क्या बात है, बहुत क्या बात हो है, गए बरसों की मुझको नींद फिर आई नहीं। अब इसमें अगले 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 3 नज़माने हैं। क्या हमारे शायर जो पर्चा निकलता था उसके मुदीर थे, मुदीर क्या, अब तो वही मालिक ही हो गए हैं, वही मुदीर भी हो गए हैं, हामिद इकबाल सिद्दीकी। जो मैंने ये लिखा उनको सुनाया तो कहने लगी इसको क्या टाइटल दे, इसको नजवाने कर दीजिए। ये न नज्म है, न आजाद नज्म है, न गजल है, नजवाने कर दीजिए। नहीं, विभाजन की जो त्रासदी है उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण आपने किया है। मैं इसलिए पहले शुरू में कर दिया मैंने, थोड़ा सा महसूस किया आपको, उसके बाद उस पर लाया हूँ, अभी आगे बढ़ रहा हूँ मैं। बिल्कुल। कि उसमें क्या होता है कि देखिए इस तरह से है कि आज अचानक सुबह सुबह एक शेर हुआ है, मिसरे ऊला मिसरे दोयम से छोटा है। किसी ने मुझसे कहा ना कि कुछ गजल नुमा भी कोई चीज होती है जिसमें एक मिसरा छोटा होता है, एक बड़ा होता है, वो पहला हो या दूसरा हो, लेकिन वो लगातार वही होना चाहिए। तो मैंने कहा कोशिश करता हूँ मैं। तो आज अचानक सुबह सुबह एक शेर हुआ है, मिसरे ऊला मिसरे दोयम से छोटा है, सुबह सवेरे ख्वाब में देखा मरा पड़ा हूँ, सुबह सवेरे ख्वाब में देखा मरा पड़ा हूँ, आंख खुली तो समझ में आया कई दिनों से धुत नशे में फुटपाथ पर गिरा पड़ा हूँ। ऐसे दूसरा है, उसका भी एक पहला मिसरा छोटा है और दूसरा बड़ा है कि मैं पथरीले रास्ते सरपट भाग रहा था, मैं पथरीले रास्ते सरपट भाग रहा था, एक पल लंबी सांस खींचकर देखा पाया कई दिनों से ऊंट पे बैठा जाग रहा था, कई दिनों से ऊंट पे बैठा जाग रहा था। और एक और वैसे ही कि समझा शायद अपने सूखे अरमा सींच रही है, समझा शायद अपने सूखे अरमा सींच रही है, कजरारी आंखों में देखा पाया वो चेहरे के रंग से सारा काजल खींच रही है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, कजरारी आंखों में देखा पाया वो चेहरे के रंग से सारा काजल खींच रही है। अब एक मिसरा बड़ा एक छोटा, पहला मिसरा बड़ा और दूसरा छोटा, कि बड़े हाल में इस कोने से उस कोने तक चल कर मैं जाने क्या सोच रहा था, बड़े हाल में इस कोने से उस कोने तक चल कर मैं ना जाने क्या सोच रहा था, रुका तो देखा बाल अपने में नोच रहा था, रुका तो पाया कि बाल अपने में नोच रहा था। और दूसरा इस तरह की खा के मैं दम बिरयानी दम आलू दम पुख्त बन गया 4 दिनों में आसानी से, खा कर मैं दम बिरयानी दम आलू दम पुख्त बन गया 4 दिनों में आसानी से। और तौबा तौबा सजदे की दुश्मनी हो गई पेशानी से, तौबा तौबा सजदे की दुश्मनी हो गई पेशानी से।
और आखिरी है कि वो ठलाती जस्ट लगाती मैं छलकाती चली जा रही थी पनघट पे भरने पानी। बहुत बढ़िया। वो इठलाती मस्त जस्ट लगाती मैं छलकाती चली जा रही थी पनघट पर भरने पानी। सारे प्यासे दीवाने हो गए देखकर वो दीवानी। सारे प्यासे दीवाने हो गए देखकर वो दीवानी। अलग अलग फॉर्मेट की आप नज़्में सुना रहे हैं, ये बढ़िया बात जी। अब मैं एक लंबा गीत नुमा है वो, और वो भी थोड़ा सा ग्रिम है, लेकिन बहुत ही एक अच्छा फलसफा लिए हुए है। ग्रिम तो है। ये किसी फिल्म के लिए लिखा था मैंने, बहुत बड़ी फिल्म थी, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं सकी। शुरू हुई और मतलब जो जैसा होता है कि शुरू होके म्यूजिक सिटिंग पे ही बंद हो गई। 4 गाने में उसके लिख रहा था। मिलो काश फिर तुम, मिलो काश फिर तुम, फजा में सहर था हवाओं में जादू, न था जब्त दिल पर न सांसों पे काबू, खुली सांस में थी तुम्हारी ही खुशबू, तुम्हारा ही जलवा था हर समत हर सू, मिले जब थे हम तुम। न ख्वाब हमने देखे न सपने सजाए, बिना सोचे समझे बिना पल बिताए, कि मासूम जज्बों को सच्ची खुशी दी, मोहब्बत को हम दोनों ने जिंदगी दी। बहुत बढ़िया। मिले जब थे हम तुम। बना अक्स में तुम बने मेरे साए, बना अक्स में तुम बने मेरे साए, कि हम हो गए खुद में समाए, बिखर के जमी आसमां बन गए हम, बिखर के जमी आसमां बन गए हम, मोहब्बत का सारा जहां बन गए हम। क्या बात। मिले जब थे हम तुम। अचानक ही एक दिन न जाने हुआ क्या, अचानक ही एक दिन न जाने हुआ क्या, कि रिश्तों पे छाने लगा एक धुआं सा, हर एक सोच पे अब आना छा गई थी, हर एक सोच पर अब आना छा गई थी, कि मासूमियत को समझ आ गई थी। मिले जब थे हम तुम। क्या बात है। मासूमियत को समझ आ गई थी, मिले जब थे हम तुम। मोहब्बत की रफ्तार तूफान सी थी, तो नफरत की अलगार भी कुछ वही थी। मोहब्बत की रफ्तार तूफान सी थी, तो नफरत की अलगार भी कुछ वही थी, कि चाहत में खुद से खफा हो गए हम, अलग हो गए हम, जुदा हो गए हम। जुदा क्यों हुए हम, जुदा क्यों हुए हम। अब यहां से देखिए, जुदाई के लम्हे भी पल बन के बीते, जुदाई के लम्हे भी पल बन के बीते, मगर एक पल एक सदी बन गया है। जुदाई के लम्हे भी पल बन के बीते, मगर एक पल एक सदी बन गया है। चले आओ फिर अपने घर को सजाएं, मोहब्बत में दुनिया जहां भूल जाएं। जुदा क्यों हुए हम, जुदा क्यों हुए हम। मिला होगा तुमको वो खत जो लिखा था, न है उसमें शिकवा न कोई गिला है, न है जिक्र उसमें कोई बेरुखी का, हर एक लफ्ज मानी है बस बेबसी का। जुदा क्यों हुए हम। मोहब्बत में मैं काश बेलौस होता, तो रिश्तों की उलझन से बेखौफ होता। मोहब्बत में मैं काश बेलौस होता, तो रिश्तों की उलझन से बेखौफ होता। सवालों जवाबों में बेगर्ज होता, तो राह वफा में मैं खुद गर्ज होता। जुदा क्यों हुए हम, जुदा क्यों हुए हम। और आखिरी साहब, न अब अक्ल को दाम देंगे कसम है, न अब अक्ल को दाम देंगे कसम है, समझ से न फिर काम लेंगे कसम है। मोहब्बत में मासूम बन के रहेंगे, मोहब्बत में मासूम बन के रहेंगे, जिए प्यार में ही मरेंगे। मिलो काश फिर तुम, मिलो काश फिर तुम। और एक लाइन और है कि अना को रफाकत से मैं सींच देता, तुम्हें अपने आगोश में भींच लेता। जो लिखा है खत में वो कहता जबानी, मेरे प्यार कहता मैं सब कुछ जबानी। बहुत बढ़िया सर। क्या बात। कलाम। अब अगर इजाजत हो और टाइम हो, सुनाइए सुनाइए। नहीं सुनाइए आप। टाइम तो हो चुका है, 12:02 हो गए। नहीं एक सुना दीजिए, शुरुआत भी देर से हुई है। चलेगा शेर शायरी की महफिल है, और आप एक गजल सुनाना चाहता हूँ। सुना दीजिए, स्वागत।
डॉक्टर साहब ने अभी सुनी नहीं है, डॉक्टर साहब को पहली बार सुनेंगे। वो ये खामोशी से बेहिसाब करे, हम्म, वो खामोशी से बेहिसाब करे, चश्म पुरनूर से खिताब करे, वाह और इश्क फिर नामुराद रातों में, इश्क फिर नामुराद रातों में एक जुगनू को आफताब करे। वाह 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 हुस्न बेपर्दा हो अमावस में, हुस्न बेपर्दा हो अमावस में अपने जलवों को महताब करे, वाह वाह, बहुत खूब। और दावते वस्ल दी है आशिक ने, जी दावते वस्ल दी है आशिक ने, जी आशिक ने, हुस्न को चाहिए सवाब करे, क्या क्या बात है। वाह बहुत हुस्न को चाहिए हर सवाब शेर करे, बहुत शानदार। और भूल क्या जाए कहे। सभी गिले शिकवे, बेवफाई का ना हिसाब करे, हम्म, झूठ बोले वो क्यों सफाई में, झूठ बोले वो क्यों सफाई में, वो सवालों को ही जवाब करे, क्या बात है। वाह झूठ क्या बोले वो क्यों सफाई में, वो सवालों को ही जवाब करे, और पी के आंखों से हूर की जाहिद, पी के आंखों से हूर की जाहिद जात पे अपनी क्यों अताब करे, क्या बात है। हुस्न को मिल गई है जब दौलत, हुस्न को मिल गई है जब दौलत, क्यों भला मेरा इंतखाब करे, क्या बात है। क्यों भला मेरा इंतखाब करे। और आखिरी शेर है कि मरमरी हाथ से गुलची अपने, गुलची जो फूलों को जी चुनती है, चुनता है, मरमरी हाथ से गुलची अपने, हार को छू के फिर गुलाब करे, हार को वाह छू के फिर गुलाब क्या करे। बात है। क्या बात है। जज़ाकल्लाह। हर शेर बहुत शानदार। और कई बार ये होता है कि गजल में जो है कुछ शेर बहुत दमदार होते हैं, कुछ थोड़े से कमजोर, लेकिन जी जी बिल्कुल वैसा ही इसमें है। नहीं नहीं, इसमें तो सब एक से बढ़कर एक हैं। वही हम कह रहे हैं कि क्या इसमें हर शेर वजन में तो है, बराबर है जी। हाँ हर शेर में थोड़ा सा वो सब्जेक्ट ही बदल जाता है ना, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि तारतम्य कायम रहे जैसा भी है। नहीं नहीं, ये तो अब इस गजल का तो हर शेर एक नई पावर के साथ, 1000 वाट के पावर के साथ आया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मैं भी मच। इंजीनियर हूं तो थोड़ा टेक्निकल यूज कर रहा हूँ, आप भी तो इंजीनियर ही रहे। तो बहुत शानदार ये पेशकश आपकी रही अजीम साहब। जी और तरह तरह के रेखा जी। फॉर्मेट, जी कई फॉर्मेट्स में आपने सुनाया। जी जी और जी मैं ये सोच रहा था कि आप उस पीढ़ी को बिलोंग करते हैं जब बहुत क्लासिक्स लिखे गए, मैं लिरिक्स के नजरिए से कह रहा हूँ जी कि जब साहिर लुधियानवी साहब थे और उस मजरूह सुल्तानपुरी वगैरह, और तो आप उस जमाने से हैं। और आज टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बदल रही है, पीढ़ियां पहले 25 साल में 20 साल में बदलती थी, अब तो 10 साल में पूरा बदलाव आ जाता है। जी और उसी तरह से जो है प्रोग्राम्स भी बदल रहे हैं। अब जैसे ओटीटी में आप देखिए बिल्कुल अलग है, और फिल्में भी जो आप आज जो बन रही हैं उसके लिरिक्स भी बिल्कुल अलग हैं। तो एक क्या लगता है आपको, एक लिरिसिस्ट की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं रह गई है अगर वो कन्वर्सेंट ना हो बदलते वक्त के साथ? कितना देखिए वो लिरिसिस्ट मैं हो? बड़ा जी बड़ा खामोश रहा हूँ, बड़ा चुपचाप रहा हूँ। जी। मैंने आपको कल फोन पे बोला भी था कि वो शशि कपूर ने ये राज जो है बाहर निकाल दिया कि मैं गजलें लिखता हूँ, मैं लिरिसिस्ट भी हूँ और गीत जी मतलब जी। शायर भी हूँ। उन्होंने ये बाहर मार्केट में फैला दिया, और मैं उससे पहले कोई जानता भी नहीं था कि मैं शायर भी हूँ या कोई लिखता हूँ। मैं 15 साल की उम्र से लिखता हूँ। तो ये तो 15 साल की नेक उम्र से काम लिखता किया हूँ शशि कपूर जी ने। बहुत बड़ा काम जी। है। ये शशि कपूर जी ने बहुत नेक काम किया। हाँ नेक काम किया, लेकिन वो पूरा उसमें उनको 4 घंटे लग गए निकलवाने में मुझसे। वो कहते थे कैसे राइटर है, कौन से राइटर है, क्या करते हैं, क्या करते हैं, बार बार पूछते थे। हर शॉट के बाद पूछे हाँ आप क्या करते हैं, बोले मैं राइटर हूँ जी। अरे कैसे मालूम मैं राइटर हूँ। आखिर में जब जाने लगे, कपड़े उतार के चेंज करके जाने लगे, तो बोले आप बता दो कि क्या करते हो। मैंने कहा मैं राइटर हूँ, गीतकार भी हूँ, शायर भी हूँ। हाँ तो ये आप बताइए आप क्या शायर कैसे हैं आप। तो वहां ये निकला था शेर कि मैं खुदा का हकीर बंदा हूँ, लोग मुझको अजीम कहते हैं। ये उनकी देन है। ये अपने बारे नहीं, में अपना इंट्रोडक्शन जो था इस तरह से दिया था मैंने। और इतने पावरफुल लेकिन शायर होते उसके हुए भी बावजूद कैसे अपने फिल्मों आप में को ज्यादा मैंने छुपा। लिखा जी नहीं। जी जी। और फिल्मों में मैं अभी तो मैं अपनी अपनी खुद की एल्बम जो है यूट्यूब पे, और मेरी म्यूजिक कंपनी भी है शफक म्यूजिक के नाम से, तो उसके लिए रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पे भी डालता हूँ, और आईपीएस में आप भी तो शायद मेंबर होंगे आईपीएस में। जी जी। क्या एक एक परिचय में मैं भूल गया था कि एक म्यूजिक कंपनी आपकी है और आप जी उसमें
म्यूजिक प्रोडक्शन का काम आप करते हो, लिरिसिस्ट जी, तो अब आप मैं प्रोडक्शन में आ गया हूँ, म्यूजिक प्रोडक्शन में बराबर कर रहा हूँ, हर महीने में 2-3 गाने कर लेता हूँ मैं shoot। अच्छा अच्छा, ये गाने आपके ही होते हैं या वीडियो बाहर बनाता से हूँ, भी गाने आप लेते हैं? बाहर से भी लेता हूँ, बाहर से जी कोई अच्छा कोई वीडियो बना के हम्म, लेके आता है और रिकॉर्डिंग अच्छी है अच्छा अच्छा, तो मैं पब्लिश करता हूँ। जी जी जी। जी तो बहुत शुक्रिया अजीम करीम साहब। आ, अब क्या कहें कि कहने की जरूरत ही नहीं, सबने सुना ही है कि कितना आनंद आया बिल्कुल। आपको सुनने में। और अब मैं वक्तव्य के लिए आदरणीय मोहम्मद कलीम जिया साहब को आमंत्रित करता हूं। मैं परिचय दे दूं जरा शॉर्ट में। एक्चुअली मेरे पास आप सबके जो इंट्रोडक्शंस हैं सारे इंग्लिश में ही आए हैं और उसको हिंदी में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कलीम जिया साहब जो हैं 1956 में आपका जन्म हुआ मलकापुर महाराष्ट्र में। और उर्दू तो आपकी मादरी जुबान है, लेकिन इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पर्शियन और अरेबिक, यानी एक रियल में मल्टीलिंगुअल आप जी हैं। जी और जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, एमए उर्दू, एमए पर्शियन, एमए अरेबिक, तो तीनों भाषाओं में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पीएचडी आपने किया है नागपुर यूनिवर्सिटी से उर्दू लिटरेचर में। और पिछले करीब 40 सालों से आप पढ़ा रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं में आपने पढ़ाया है। और आखिर में एक लंबा अरसा आपने मुंबई के इस्माइल यूसुफ कॉलेज में गुजारा। और उर्दू शोभा कहते हैं शायद डिपार्टमेंट को, सर, है ना? जी जी उसके जी उसके हेड के तौर पर आप रिटायर हुए। और मजे की बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद आपने डबल काम करना शुरू कर दिया। आप बहुत एक्टिव हो गए लिटरेचर में भी, और तरह तरह के जो मीडिया हैं उस प्लेटफॉर्म पर करीब 150-200 वीडियो आपके हैं जिसमें आप उर्दू सिखाने का काम करते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ अदबी प्रोग्राम आपके हैं, आप लगातार बिजी रहते हैं। आपकी नज़मों के 3 मजमुए आए हैं, पसे आईना, नए अज़्म की लौ और जी विदा व वस्ल, ये आपके 3 कविता संग्रह हैं। लघु कथा संग्रह भी आपके हैं, मुख्तसर कहानी या मुख्तसर अफसाना शायद कहते होंगे, नसूर नाम से। और आपकी तनकीद की कुछ किताबें भी हैं, शोध एवं आलोचना की किताबें। आपकी नाम लेने की शायद जरूरत नहीं है, बहुत सारी किताबें आपकी हैं, 5 तो यहाँ लिस्ट में है मेरे पास। बच्चों के लिए भी आपने किताबें लिखी हैं, इसमें स्टोरीज के कलेक्शन हैं खास तौर पर। और तर्जुमे आपने किए हैं, व्हाट बाइबल सेज अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, ये अहमद दीदत दीदत अहमद दीदाट दीदात, किताब, अहमद दीदात। दीदाट, उनकी किताब का आपने ट्रांसलेशन किया है। मौजूदा इंजील हजरत मोहम्मद के बारे में क्या कहती है। और संपादन आपने किया है बहुत सारी किताबों का, एनसीईआरटी की किताबों का किया है, केरल का जो स्टेट बोर्ड है उसकी स्कूल की किताबों का आपने संपादन किया है। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ कोर्स की किताबों का संपादन किया है। और सोलापुर और कोल्हापुर यूनिवर्सिटी के लिए भी आपने बहुत सारी किताबें संपादित की हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में और स्कूल बोर्ड में केरल में खास तौर पर आपके आर्टिकल्स भी हैं बच्चों के सिलेबस में। और एक और ख़ास बात यह है कि बहुत सी पत्रिकाओं ने आपके कृतित्व और व्यक्तित्व पर अपने विशेष अंक प्रकाशित किए हैं। और ये पत्रिकाएं कुछ यहाँ पे हैं जिनके नाम मेरे पास हैं: फनून, असबक, शायर, गुलशन अतफाल, उर्दू, एहसास और तिर्याक। इन पत्रिकाओं ने, रिसालों ने आपके ऊपर पूरे के पूरे इशू पब्लिश किए हैं। इसके डॉक्टर साहब बहुत हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया डॉक्टर साहब। आपका वीडियो चला मैं गया है? हाँ, थोड़ा मैं वीडियो का, जी ठीक है। तो लगभग, मेरा हाँ, वीडियो ही चला गया। हम्म, आप पर लास्ट में इजाजत दीजिए एक लाइन। एक करीब 125 लेखकों ने आपके ऊपर आर्टिकल लिखे हैं और एक ऑथर ने तो पूरी किताब लिखी है, संगलाख जमीनों का मुसाफिर। तो ठीक है डॉक्टर डॉक्टर जी जैन साहब, ये सारी बातें जो है तो बहुत छोटी हैं। आप हमारे दोस्त हुए हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात जी ये आपकी जी जर्रा नवाजी है और हौसला अफजाई भी है। तो डॉक्टर कलीम जिया साहब, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आए और कुछ कहें। है। मेरे मेरे मोबाइल में कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ।
चलेगा, आवाज आपकी आ रही है बिल्कुल दुरुस्त तरीके से। आप और चूंकि वक्त जी। भी 12:15 बज गए हैं, तो अब चूंकि इतने अच्छे शोरा के सामने और इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के सामने कुछ बोलना बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं लगता है। अलबत्ता मैं अपने ख्यालात बहुत मुख्तसर, बहुत ब्रीफ करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, आप पहले तो बोलिए मैं जी। हमारी मैडम जिन्होंने अपनी कविताएं सुनाई हैं, जी सर, जी सर। रेखा बब्बल साहिबा, इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी नज़में सुनाई हैं, कविताएं सुनाई हैं। और इन्होंने, इनकी ज्यादातर कविताएं वो हैं जो औरत या लड़की या रिश्ते से जुड़ी हुई है। और जी मुझे सर। ऐसा लगता है कि आज के दौर में इससे बड़ा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये रिश्ते और ख़ास तौर से ख़वातीन के, लेडीज़ के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आपने जिन जिन दिशाओं में, जिन जिन रास्तों में, जिन जिन सिमतों में आपने बात की है नज़्म के हवाले से, मुझे लगता है कि ये आज की सख्त ज़रूरत है। शुक्रिया दूसरे, सर। आपका ज़ाहिर सी बात है, आपका फ़िल्म से, टीवी से आपका तजुर्बा है, आपका लगाव है, आपका उससे अभी भी जो है तो आप उससे अटैच हैं। तो ऐसे लोग बहुत बोल्ड होते हैं, जब ये बात करते हैं तो भी अंदाजा होता है कि ये कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। जब आप कविताएं सुना रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे हम लोग सामने बैठकर सुन रहे हैं। शुक्रिया। एक एक लफ्ज का उच्चारण, एक एक लफ्ज का तलफ़्फ़ुज़ इतनी आसानी से मुझ तक पहुंच रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके थीम बहुत अच्छे थे, आपकी नज़में बहुत अच्छी थी, आपने उसका, आपका जो प्रेजेंटेशन था, आपने जो बयान किया वो भी बेहतरीन था। बहुत अलबत्ता बहुत मेरे शुक्रिया सर। जहन में एक बात ये आ रही है, एक बात मेरे जहन में ये आ रही है कि अगर उन नज़्मों का या उन कविताओं के शीर्षक यानी उन्वानात भी अगर आप बता देती जी। तो शायद मुझ जैसे तालिब इल्म, मुझ जैसे स्टूडेंट के लिए ज्यादा अच्छा। जी सर। जी बहरहाल कोई वजह रही होगी यकीनन, लेकिन मेरी तरफ से मुबारकबाद। आपने बेहतरीन नज़में सुनाई हैं, 2 गजलें सुनाई हैं, दोनों गजलें भी बेहतरीन थी आपकी। और चूंकि मेरा ये बैड लक है कि मैंने आपको पहली बार सुना, इससे पहले मैंने आपको नहीं सुना। हालांकि हिंदी के बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं, और प्रशांत सर बताएंगे कि उगनाथ पांडे जी जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारे कई हिंदी के दोस्त हैं, पूरे पूरे ग्लोब में बिखरे हुए हैं। ये सब मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। जी सर। जी सर। और अभी बिल्कुल। प्रशांत जी से भी जो है तो दोस्ती हो गई है, तो अब इनसे भी जाहिर सी बात है कि इनसे भी रिश्ता बढ़ेगा आगे। हमारी भी मैं किस्मत है कि आपको आप भी मिले। मुबारकबाद देता हूँ कि जी। आपने बेहतरीन नज़मों के साथ साथ बेहतरीन आवाज में, और एक एक बड़ी खूबी है कि एक खातून, एक लेडी होते हुए आपने तरन्नुम में नहीं पढ़ा। जी सर। मैं ये खूबी इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब कोई शायरा या कोई कवित्री जब स्टेज पर आती हैं और माइक हाथ में लेती हैं तो आधा मुशायरा वो बेचारी खा जाती हैं। तरन्नुम बाकी का मर्दों के हिस्से में जितना भी आता है वो बात की बात जी जी, बचा हुआ था। बिल्कुल सही बात है। है। तो तो एक तो कायदे ये की हुआ। कहा जा बहरहाल जाती है। मैं अब इनके बारे में ज्यादा क्या कहूँ, लेकिन मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। और बहुत बहुत आइंदा शुक्रिया। फिर कभी आपसे आपसे बात होगी, आपसे मुलाकात होगी, आपसे जरूर हम सर, मेरा मिलते सौभाग्य होगा रहेंगे। सर, मेरा सौभाग्य होगा। अब रहे अजीम मलिक साहब, तो अजीम मलिक साहब उर्दू के शायर हैं, हिंदी के शायर हैं, और जाहिर सी बात है कि ये भी फिल्मों से इनका ताल्लुक है। ये बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। इनके अल्फाज जहाँ उर्दू के होते हैं वहां पर हिंदी के भी अल्फाज इनकी शायरी में होते हैं, जो आज का सामिन यानी आज का सुनने वाला आसानी से समझ लेता है। और शुक्रिया। जाहिर सी बात है अजीम मलिक साहब मेरे दोस्त भी हैं, इनके साथ में मैंने कई मुशायरे पढ़े हैं, किताबों का इनके साथ में इजरा हुआ है, और पढ़े लिखे आदमी भी हैं। शायरी बहुत अच्छी की उन्होंने। एक जो तजुर्बा आपके सामने उन्होंने पेश किया है, एक मिसरा छोटा एक बड़ा। तो बहरहाल एक उर्दू में एक मिसरा है कि सबात एक तगय्युर को है जमाने में। अब इसका मतलब यह है कि सबात के माने परमानेंसी,
और तगय्युर के माने होते हैं तब्दीली, बदलना, किसी चीज का चेंज होना। ये चेंज ही एक परमानेंट प्रोसेस है पूरे यूनिवर्स का। देखिए, हम पैदा हुए तो हम बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, बचपन में आए, जवानी में आए, फिर अब बुढ़ापे की तरफ आ गए। तो ये चेंज पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा सच यही है कि दुनिया में तब्दीली आएगी और आ रही है। अजीम मलिक साहब ने भी वो कदम उठाया, एक मिसरा छोटा एक बड़ा, इससे पहले भी आ चुकी हैं इसकी नज़में भी और गजलें भी, लेकिन उनको ज्यादा पसंद इसलिए नहीं किया गया क्योंकि गजल जो है दरअसल तरन्नुम, इसमें ज्यादा मकबूल होती है, और जो गजल तरन्नुम में पढ़ी जाती है लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। मैं अपना एक छोटा सा तजुर्बा बयान करके बात मुकम्मल कर लूंगा। मैं वर्ली में एक जमाने में रहता था, और एक हमारे दोस्त, जो माधव सिंह जी का एक फ्लैट हुआ करता था वर्ली सी फेस पर, उनके फ्लोर पर एक मेरे दोस्त रहते थे, वो थे गुजराती, पटेल उनके सर में। उन्होंने अपने बच्चे के बर्थडे में हम लोगों को बुलाया, हम लोग वहां गए। तो मैं जैसे ही दाखिल हुआ, वो रिसीव करने के लिए दरवाजे पर आए, तो मेरे कान में आवाज पड़ी अल्लामा इकबाल की एक फारसी मिली हुई गजल की, कि नहीं मिन्नत कशी ताबे शुनीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेजुबानी है जुबां मेरी, और ये दस्तूरे जुबां बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है सुबह में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पटेल ये क्या है? आप यकीन कीजिए, उन्होंने अपने कान पर हाथ रखा और उन्होंने कहा जिया भाई, समझ में कम आता है लेकिन अच्छा बहुत लगता है। तो ये गजल की मकबूलियत, ये गजल की पसंदीदगी गजल को और आगे बढ़ाती है। अजीम मलिक साहब ने अपनी जो नज़में बयान की हैं, वो नज़में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जिस स्क्रीन पर चल रही हैं, सच्चाई पर मबनी है। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, उनकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन पर, उनकी बहुत अच्छी पेशकश पर मुबारकबाद देता हूँ। और उनकी शुक्रिया। नज़में भी अच्छी थी, गजल की जो अशआर उन्होंने बयान किए वो भी बहुत अच्छे थे। इन सब के अलावा हमारी जो मैनेजमेंट की जो आदमी है प्रोफेसर प्रशांत जैन साहब, उन्होंने जिस खूबसूरती इस महफिल को सजाया है, वो उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम मैं सब की तमाम तरफ व्यूअर्स, तमाम नाजरीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सुना है और आगे भी सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। हम फिर ऐसे प्रोग्राम्स करते रहेंगे, आपकी खिदमत में अच्छे अच्छे शायर आते रहेंगे और आपकी दिलचस्पी का सामान बढ़ाते रहेंगे। मुझे यहाँ पर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए मैं प्रशांत जैन साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मन नहीं मालूम कि मैंने क्या क्या बातें की हैं, और चूंकि मैं टीवी पर अपने आप को और स्क्रीन पर अपने आप को देखने का आदी हूँ, कई प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, और अभी मैं किसी को देखे बिना गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम मैंने क्या क्या कह दिया और क्या नहीं कहा। बहरहाल अगर अच्छा कहा तो उसके लिए उसको कबूल कर लीजिए, और कुछ ऐसा वैसा निकल गया होगा जुबान से तो मुझे माफ कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एक प्रोग्राम मरतबा में फिर मैं तरन्नुम के साथ वारिद हूँगा। स्वागत है, जरूर बुलाएंगे ये आपको। अच्छा है। और बिल्कुल, बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में तरन्नुम के साथ वारिद हूँगा मैं। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आइए स्वागत है आपका। तो शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बहुत मोहम्मद बहुत शुक्रिया नदीम जनाब जिया डॉक्टर साहब साहब, का बहुत मैं बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करूंगा। आप कह रहे हैं कि आपने क्या बात कही, दरअसल बहुत ही सार्थक और बहुत ही उपयोगी बातें आपने कही हैं। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप आ, ये विनम्रता है आपकी कि आप कह रहे हैं मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। बहुत बहुत उपयोगी। शुक्रिया आपका। जी जी। एक सर, कलीम जिया साहब, मैं थोड़ा, मेरे मन में एक बात है जो पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप जी उस्ताद हैं पूछिए। उर्दू के। ये मैंने सुना है कि उर्दू में आज़ाद नज़में बहुत कम लिखी जाती हैं। वेस्टर्न कंट्री से इंडिया में आई है, हिंदी में तो बहुतायत है, बल्कि वही जी लिखा जाता है। और उर्दू में आज़ाद नज़्म क्या वाकई कम है, और ऐसा है तो क्यों है? फ्री वर्स जिसको। देखिए, पहले तो नज्म, इसके मानी ये हैं कि किसी चीज को
सिस्टमेटिक बयान करता है। आजाद नज्म में एक सिस्टम तो ये बिगड़ जाता है कि उसमें मिसरे छोटे बड़े हो जाते हैं, वो बहर में हो सकते हैं, लेकिन वो मिसरे जैसे कहीं पर 4 रुकन है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 2 है, कहीं पर 1 है। उसकी मिसाल मतलब मेरे नजदीक, हालांकि मैंने भी आजाद नज़्में कही हैं, लेकिन मेरे नजदीक ऐसी है कि जैसे किसी एक आदमी का एक पैर सही सलामत है और दूसरा पैर छूटा है, तो कुल मिलाकर यानी वो माजूर है या लंगड़ा है। उर्दू में अब पसंद उसको नहीं आप किया जाता। तरन्नुम में नहीं पढ़ सकते। जी। दूसरी बात यह है कि इसमें लोगों ने आजाद नज्म में उसको इस तरह अपना लिया कि जैसे प्रोज लिखे हैं और उसको छोटी छोटी लाइनों में बांट दिया और कह दिया। इसलिए ये उर्दू में नहीं चल सकती, नहीं चलता है। हाँ, लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि आजाद नज़्में जो उर्दू में होती हैं उसमें भी बहर तो होता है। हिंदी में तो बहर होती है, बहर तो थोड़ा वो मेंटेन करते हैं। ये बात वही मैंने कहा कि जैसे अगर 4 मीटर में अगर 4 रुकने 4 उसके हिस्से हैं, तो किसी में 1/3 होगा, किसी में 1/4 होगा, किसी में पूरी होगी, तो वो भी जो है तो बहुत अच्छा नहीं लगता। इसलिए, और चूंकि देखिए नज्म या गजल जब तक के इंसान के जहन को सुकून न दे उसमें मजा नहीं आता। जी, सही बात। कभी कभी जब बच्चा रोता है तो आप देखिए कि उसका रोना भी तकलीफ देता है, हालांकि मासूम है, उसको तो मालूम ही नहीं कि रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए, तकलीफ है तो रोता है। और वही बच्चा जब मुस्कुराता है, हंसता है, कहा लगाता है, तो फिर आसपास के लोग भी झूम उठते हैं। यही आजाद नज्म और पाबंद नज्म में फर्क है, और इसीलिए उर्दू में आजाद नज्में कम हैं। और एक बात और बताऊं आपको कि आजाद नज्म लिखने वाले को ये समझा जाता है कि उसके पास में बहर जो इसका शायरी का जो उसूल है, शायरी का जो रूल है, उसको शायद कम मालूम है या नहीं मालूम, या हुनर नहीं है, या हुनर कम है उसके पास। और आजकल तो बात और आगे बढ़ गई है। आजाद नज्म के आगे ये हो गया है कि नस्र में ये शायरी की जाने लगी, गद्य कविता जिसको कहते हैं। तो अब देखिए इसकी एक मिसाल बल्कि मैंने अपने मकालों में, अपने आर्टिकल्स में लिखा भी है मैंने। देखिए दुनिया में 3 जेंडर हैं, एक मर्द है, एक औरत है और एक दरमियानी है, वो सबको मालूम है। तो अब लोग ज्यादा मर्द को पसंद करते हैं, औरत को पसंद करते हैं, जेंडर को कितने लोग पसंद, तीसरे आदमी को कितने लोग पसंद करते हैं? वो हैं, कुदरती तौर पे बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मुआशरे में ज्यादा पसंद नहीं किए जाते। उसी तरह वो नस्र, अब आप सोचिए उसका नाम ही नस्र है यानी प्रोज है, तो पोइट्री कैसे होगी? भाई पोइट्री अलग चीज है, प्रोज अलग चीज है। तो अब किसी ने प्रोज को पोइट्री कर दिया तो उसने वो जो तीसरी इंसान की जो सिमत है उसमें दाखिल कर दिया उसने। मगरिब को फॉलो करने वाली बात है हर चीज में। नहीं, मगरिब देखिए हर बात मगरिब की अच्छी हो जरूरी नहीं है, हो सकती है बहुत सारी चीजें अच्छी जिनको हमको कबूल करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो जिनको रद्द कर देना चाहिए। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि नस्र में यानी प्रोज में अफसाना एक स्टोरी होती, और अब वो निकला उसका एक और छोटा सा अफसानचा, छोटा सा अफसाना 4 लाइन का, किसी ने 1 लाइन में समेट दिया उसको। अब आप मुझे बताइए कि मैं अपनी बात 4 लाइन में नहीं पहुंचा सकता। मेरी कहानी में 4 कैरेक्टर्स हैं, उन चारों कैरेक्टर्स को मैं डिफाइन ही नहीं कर सकूंगा उसमें। तो ये एक हिसाब से ये हम चूंकि कोई अच्छा काम या बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि हमने जो छोटा कर लिया यही परफेक्ट है। अच्छा, इसको कोई मानने को भी तैयार नहीं कि भैया ये बहुत सही नहीं है। भैया हम मानते हैं तब्दीलियां आएगी, लेकिन नॉवेल था, नॉवेल के बाद में नॉवेलेट आया, नॉवेलेट के बाद में अफसाना आया, अब अफसाने के बाद अफसानचा के मानी ये हुए आपने 2 लाइन 3 लाइन में लिख दिया, कहानी खत्म।
अब यही मैं पूछना चाहता हूँ, आप छोटे बच्चों को ये अफसांसा बताइए कि ये क्या होता है, बच्चे के तो समझ में ही नहीं आए। हम तो बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, उनको उनको बनाने के लिए, उनकी लाइफ संवारने के लिए उनको कोई ऐसी सबक आमूज कहानी सुनाते हैं कि जिससे उनकी लाइफ अच्छी बन जाए। 4 लाइन में कौन सी लाइफ बनाने वाले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब तब्दीली के नाम पर अगर कोई कुछ भी माँ को बाप बोल दे और बाप को माँ बोल दे तो उससे बचा तो होगा नहीं। जो सच है, जो सही है, वो हमेशा रहेगा। हो सकता है कमी बेशी हो, वरना सच तो सच रहेगा, अच्छा तो अच्छा रहेगा, बुरा तो बुरा रहेगा। इसको कोई माने न माने, सूरज को आप चांद नहीं कह सकते, चांद को आप जो है तो सूरज नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात। बहुत बढ़िया। तो ये एक शंका थी जिसका समाधान बहुत अच्छी तरह से आपने किया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद कलीम जिया साहब। और मैं आप तीनों के प्रति एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय रेखा बब्बल जी, आदरणीय अजीम मलिक साहब और आदरणीय कलीम जिया साहब। और हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह